Hello students, hope you all are fine and studying at home properly. Today I am going to discuss our next topic, that is classification of business activities. As we have already done in our previous lecture, what are business activities? Business activity or a business is a human activity विच इज़ परफॉर्म टू कीप योर सेल्फ बिजी. बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने आप को बिजी रखने के लिए परफॉर्म की जाती है, विच इन रिटर्न हेल्प टू अर्न देयर लाइवलीहुड और मनी, जो कि इन रिटर्न हमें पैसा अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ, अपनी लिवलीहुड अर्न करने के लिए हेल्प करती है. सब बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. फर्स्टली, व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज करने में, कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. रॉ मटेरियल को हम कह सकते हैं कच्चे माल को, जैसा कि कॉटन की हम एग्जांपल लेते हैं. कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल एंड द फाइनल गुड और यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम कॉटन इज अ थ्रेड और अ क्लॉथ. So industry include the activities related to production and processing, as well as activities related to the rearing and reproduction of animals and other living species. So इसमें इंडस्ट्री में क्या आता है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, या जो रॉ मटेरियल है उससे हम अलग अलग गुड्स जो है, न्यू गुड्स जो है, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर उन्हें यूज़ में लाते हैं. एंड further, industry can be classified into three major categories, that is the primary industry, secondary industry and tertiary industry. Primary industry जो है वो industry है in which the natural resources and reproduction of living species taken place. जिसमें हम क्या करते हैं कि वो सारी, इसमें वो इंडस्ट्री आती है जिसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आती है इसमें, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लाइक कि हम कॉल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर फिशिंग आ जाती है, माइनिंग आ जाती है. ये सब किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ में. और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज, मतलब कि इसमें हम कैटल्स को, बर्ड्स को, डेयरी फार्मिंग वगैरह, इनकी ब्रीडिंग कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, या नर्सरी वगैरह चला रहे हैं, जिसमें इसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज ही यूज़ हो रहे हैं, नेचर ही यूज़ हो रही है. सो प्राइमरी इंडस्ट्री में आगे फर्दर दो इंडस्ट्रीज आती हैं, डेट इज़ अ जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा? द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल एटसेट्रा. जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में क्या आया? जिसमें हम बर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इनकी ब्रीडिंग की जाती है, इनकी रेयरिंग की जाती है, जैसे कि बर्ड्स आ गए, प्लांट्स आ गए, या एनिमल्स आ गए. इनमें डेयरी फार्मिंग होती है और नर्सरी प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ की जाती है. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जिसमें माइनिंग और फिशिंग आएगी. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से हम कुछ फाइनल गुड जो वो प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम मिनरल्स अर्थ से निकालते हैं. मिनरल्स आगे खनिज पदार्थ जिसे हम कहते हैं. नंबर सेकेंड, फिशेस फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट. ये सब किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज में. सेकेंड इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. इंडस्ट्री की जो सेकेंड कैटेगरी है वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री. डेट इज देन सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स. ऐसी इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उससे फाइनल गुड्स प्रिपेयर करती हैं. आगे फर्दर इसे टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आ गया? टिम्बर यूज टू मेड फर्नीचर. अब हमने यहाँ पे जो इधर जेनेटिक इंडस्ट्री थी, प्राइमरी इंडस्ट्री की कैटेगरी थी, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में हमने
प्लांट्स वगैरह ने हमने यूज़ किए थे, जो कि अर्थ से हमने प्लांट प्रोड्यूस किए थे, हमने बात की थी इसमें। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या, वो उन प्लांट से या ट्रीज से हमने टिम्बर लिया और उस टिम्बर से हमने आगे फर्नीचर प्रोड्यूस किया। अगेन आयरन टू स्टील, क्लॉथ, ऑयल, ब्रेड, मशीनरी एटसेट्रा, वो सब किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगा जहाँ पे हम रोड्स, डैम्स, ब्रिज, बिल्डिंग वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं। These industries are concerned with the construction of building, dams, roads, etc. These industries used to use the products of manufacturing industry. इसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के गुड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील एंड लाइम एटसेट्रा, एंड देन फाइनल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, थर्ड वन इज द टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, बिकॉज इट मेनली कंसर्न विद द सर्विसेज, क्योंकि हम जो डेली बेसिस पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या हमें जो डेली नीड में, डेली लाइफ में जो सर्विसेज मिलती हैं, वो जो हमें जैसे प्रोवाइड की जाती है, वो सब उसे किस में आएगा, टर्शियरी इंडस्ट्री में। टर्शियरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी इंडस्ट्री जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को, जो उनके वर्किंग है उसे फैसिलिटेट करती है, उनका फ्लो जो है स्मूथ बनाती है, उसे क्या कहते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हेल्प इन द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की वर्किंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल और इसको हम फर्दर वेरियस टाइप्स जो है इसकी, वो क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अब जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है, बैंक, हमें पता है कि बैंक हमें क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। सो बैंकिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग फर्म्स। ये ट्रेडिंग फर्म्स को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिससे बिजनेस जो है अपनी वर्किंग जो है कंटिन्यू करते हैं। Number second is the transport industry. It facilitate movement of goods from one place to another place. ट्रांसपोर्ट क्या किस में हेल्प करती है, ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से गुड्स जो है वो कस्टमर तक इजीली पहुंच पाता है। नंबर थर्ड इज इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इट प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है, ये अलग अलग तरह के रिस्क को कवर करती है, जिससे बिजनेस जो है अपना वर्क विदाउट एनी रिस्क पूरा करते हैं या स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी भी तरह का रिस्क है तो उसे इंश्योर करके अपने जो लॉसेस की चांसेस है उसे रिड्यूस करते हैं। फोर्थ इज द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री क्या करती है, ऐसी इंडस्ट्री जो कि फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल है टीवी हमें किस तरह हेल्प करता है कि इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसे एडवर्टाइज करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुँचाता है, जिससे हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर फिफ्थ इज द वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। This provides storage places for goods produced by primary and secondary industries. Warehousing क्या करती है, warehousing क्या चीज़ है, warehouses होते हैं गोडाउन्स में हम जो भी गुड्स वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं, warehouses क्या करते हैं, warehouses में हम वो गुड्स जो है वो प्लेस करते हैं, रखते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं लंबे समय के लिए, ताकि हमारे जो गुड्स हैं वो ख़राब ना हो। एंड लास्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। इसमें हम एडवर्टाइजिंग में हम जैसा कि हमने कम्युनिकेशन में बात की थी, टेलीविज़न की बात की थी, इसमें हम टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ऑरल एडवर्टीजमेंट, रिटन एडवर्टीजमेंट सभी की इसमें आ जाएंगे कि हम एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या अपने कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, ताकि लोग उसे खरीद सकें। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। फर्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ अ कॉमर्स। पहले हमने इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया, इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिंग, एंड सेकेंड वन इज द एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज की जो सर्विसेज हैं उसे कैटेगराइज किया है फिर 6 पार्ट्स में, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। The second type of business activity
फर्स्ट टाइप इज़ अ इंडस्ट्री एंड सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ अ कॉमर्स. अब हम सेकेंड टाइप की डिस्कस करेंगे जो है कॉमर्स. Commerce refer to all those activities which helps directly or indirectly in the distribution of goods and services to the ultimate or end customers and users. Commerce क्या है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है. देयर विल बी नो यूज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दीज गुड्स रीच टू द अल्टीमेट कस्टमर्स. क्या कि हमारे कस्टमर गुड्स को प्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम वो गुड्स या सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाते. अगर हम पहुंचा पाएंगे तो ही हमें प्रोड्यूस करने का उन्हें फ़ायदा है. कस्टमर्स आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. इट इज़ अ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड का भी मीनिंग होता है व्यापार करना. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स. ट्रेड जो है कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग करनी और उनको सेल करना. एक पर्सन से परचेज करके या एक बिजनेस से परचेज करके दूसरे बिजनेस में सेल करना. The trade segment of commerce brings together the manufacturer and the customer. So ये जो ट्रेड है ये क्या है? ये तो दो सेगमेंट्स होती हैं. एक होती है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, दूसरी होती है कॉमर्स. मतलब एक तरफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं? कस्टमर्स होते हैं. और ट्रेड क्या करता है? मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स को आपस में जोड़ के रखता है. सो ट्रेड इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. That is the internal trade and external trade. Internal trade क्या होता है? Internal trade is a trade which is done within the geographical boundaries. जो कि geographical boundaries के बीच में किया जाता है. It means the selling and purchasing of goods and services within the boundaries of a country. एक कंट्री के बीच में जो ट्रेड किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड. whereas external trade is called द ट्रेड आउटसाइड द कंट्री. जब हम एक जियोग्राफिकल लिमिट्स या एक कंट्री से बाहर के ट्रेड करते हैं, एक कंट्री से बाहर हम सामान को भेजते हैं या परचेज करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. फर्दर इंटरनल ट्रेड आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज़ अ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी. जब हम एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं या सेल करते हैं उसे क्या कहते हैं? होलसेल ट्रेड. जब एक बल्क में सामान खरीदा या बेचा जाता है. फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सामान खरीदना है. सपोज हमने कंप्यूटर, एक बिज़नेस है उसने कंप्यूटर ही खरीदी है, तो उसे एक या दो कंप्यूटर खरीदने की बजाय इकट्ठे 100 कंप्यूटर या इन थाउजेंड्स कंप्यूटर परचेज़ किए हैं या उसे फर्दर सेल कर रहे हैं, देन इट इज़ अ होलसेल ट्रेड. जहाँ पे जो परचेजिंग होती है वो भी बल्क में होती है और जो सेलिंग होती है वो भी बल्क में होती है. बट इन अ रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड होती है जो हमारी रेगुलर शॉप्स होती है. ठीक है. इसमें क्या आता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी और इन अ सिंगल यूनिट्स. जैसे कि हम किसी भी करियाना की शॉप में चले जाएं या किसी भी मार्केट में किसी भी शॉप में चले जाएं, कपड़ों की दुकान पे चली जाए, तो वो क्या है? रिटेल ट्रेड. जहाँ पे हम एक सूट, एक पेंसिल, एक इरेज़र, एक बिस्किट का पैकेट परचेज या सेल कर सकते हैं. दैट इज़ अ रिटेल ट्रेड. होलसेल में क्या होता है? जहाँ पे हम बल्क में परचेजिंग या सेलिंग करते हैं. और रिटेल क्या होता है? जहाँ पे हम सिंगल यूनिट्स की सेलिंग या परचेजिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. दैट इज अ एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड. फर्स्ट इज अ एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट क्या होता है? सेल गुड्स टू दी फॉरेन कंट्रीज. हमने बात की है. एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब हम कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं. सो फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट. इट रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री. जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को गुड्स सेल कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट करना. हिंदी में इसे कहते हैं निर्यात करना, बाहर भेजना. इम्पोर्ट क्या हो गया? ऑपोजिट टू द एक्सपोर्ट. व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री. जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? इम्पोर्ट करना. फॉर एग्जांपल इम्पोर्ट में मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल. जैसे हम दूसरी कंट्री से मोबाइल मंगवा लेते हैं, मेकअप का सामान मंगवाते हैं थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स. दैट इज़ अ इम्पोर्टिंग. ठीक है. एंड थर्ड वन इज अ एंटरपोर्ट ट्रेड. एंटरपोर्ट ट्रेड क्या है? कि हम एक कंट्री से सामान मंगवा के दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं. इट मीन्स इट रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स
द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, कि हम इम्पोर्ट ही इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हम उसे दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके, उसे क्या करेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड. होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू ऑल. मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. कमर्स जो है वो दो पार्ट्स में से क्लासीफाई किया गया, ट्रेड और एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या एक कंट्री के बीच में किया जाता है. एक्सटर्नल ट्रेड जो एक कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ किया जाता है. इंटरनल ट्रेड में क्या आ गया, उसे फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. होलसेल ट्रेड जहाँ पे बल्क में सेलिंग या परचेजिंग होती है, और रिटेल ट्रेड जहाँ पे सिंगल यूनिट्स की सेलिंग और परचेजिंग होती है. सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड. इसमें क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट क्या होगा, सेलिंग ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज, जब हम बाहर दूसरे विदेशों में या फॉरेन कंट्रीज को सामान सेल कर रहे हैं. इम्पोर्ट जब हम दूसरी कंट्री से सामान मंगवा रहे हैं, और इंटरपोर्ट जब हम दूसरी कंट्री से सामान मंगवा रहे हैं पर ये सोच के या ये डिसाइड करके कि हमने इसे फर्दर दूसरी कंट्री में ही सेल करना है, किसी और कंट्री में, एक कंट्री से मंगवा के किसी और कंट्री में उसे सेल करना है, उसे क्या कहेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड. नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉमर्स इज द एड्स टू कॉमर्स. एड्स टू कॉमर्स ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी सर्विस इंडस्ट्री में किए हैं. दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ये पॉइंट्स मैं आपको दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ. फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, भेजने में हेल्प करती है. ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं हर गुड जो है वहीं पे प्रोड्यूस हो जहाँ पे उसकी कंजप्शन होनी है, जहाँ पे वहाँ उसके कस्टमर्स हैं. सो कस्टमर्स हो सकता है कि गुड्स जो है वो प्रोड्यूस पंजाब में हो रही हैं और कस्टमर्स उसके कहीं और, जैसे दिल्ली में बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, किसी और रीजन में बैठे हैं, तो गुड्स को वहाँ तक पहुँचाना ये किसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन का. एंड कम्युनिकेशन किस लिए ज़रूरी है, communication is also important services because it helps to exchange information between producer, consumers and traders. कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स सिर्फ कस्टमर्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स की इन्फॉर्मेशन उसके सेलर्स तक, या सेलर्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर्स तक, या जो इनके बीच में मीडिएटर्स होते हैं इनको एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़. सेकेंड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. हर कोई बिजनेस या हर किसी बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं होता या इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि वो अपना लार्ज लेवल ऑफ बिजनेस जो है वो उसे स्टार्ट कर सके या उसकी वर्किंग को कंटिन्यू कर सके. सो बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज क्या करती है, ये उन्हें कंपनीज को फाइनेंस करती है, उन्हें पैसा प्रोवाइड करती है, उन्हें क्रेडिट पे पैसा देती है ताकि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कर सकें. थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस बिजनेसमैन को कोई भी बिजनेस करने के लिए कई तरह के रिस्क जो है वो बेयर करने पड़ते हैं. सो इंश्योरेंस क्या करती है, उन रिस्क से बचने के लिए उन्हें एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करती है ताकि उन्हें किसी भी तरह का अगर लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर अप करती है. वेयर हाउसिंग में आ जाता है, गोडाउन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि अब हमने पहले एक बात की थी कि वेयर हाउसिंग गोडाउन्स प्रोवाइड करते हैं. गोडाउन्स में जो भी प्रोडक्शन का जो सामान होता है, प्रोड्यूस किया हुआ सामान होता है, उसे प्लेस करने में हेल्प करते हैं. हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी बुक्स की. अब बुक्स की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा होती है अप्रैल मई जून के टाइम पीरियड में. पर इसका मतलब ये तो नहीं है इसकी प्रोडक्शन भी अप्रैल मई जून में हो सकता है इसकी प्रोडक्शन जो है वो जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, सितंबर में होती है, अक्टूबर में होती है. पर इसकी डिमांड, प्रोडक्शन तो हमने जुलाई अगस्त में करवा दी, पर इसकी डिमांड जो है वो अप्रैल मई और जून में होती है. ठीक है, तो इतने टाइम पीरियड में प्रोडक्शन जुलाई में हो रही है, डिमांड इसकी अगले साल होगी, अगले साल अप्रैल में उसकी डिमांड अराइज होगी. तो इतनी देर तक ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे रखे जाते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद, इनके बुक्स के छपने के बाद इन्हें कहाँ पे रखा जाता है, इन्हें गोडाउन्स में रखा जाता है ताकि जब भी इनकी जो डिमांड है वो अराइज हो तब उन्हें यूटिलाइज किया जा सके. एंड लास्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या है,
एडवर्टाइजिंग जो मैन्युफैक्चरर गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक उनकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, जो प्रमोशन है प्रोडक्ट की वो करने के लिए एडवर्टाइजिंग जो है उसे यूज़ किया जाता है, ताकि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग सके, और कस्टमर्स को इनके बारे में पता लगे तो कस्टमर्स की डिमांड अराइज करेगा। अगर डिमांड अराइज करेगा तो ही जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं उसे जो शॉपकीपर है वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स हमारे बिजनेस में क्यों मतलब हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, बिजनेस जो है वो हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? बिकॉज द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ अ इंडस्ट्री। कॉमर्स को बिजनेस की बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो ये हमारी लाइफ में जो हमें किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेके उसे कस्टमर तक पहुंचाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। बिकॉज व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्स? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस और प्रॉब्लम्स ऑफ, किस चीज़ की प्रॉब्लम को रिमूव करने में हेल्प करता है? द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। Firstly, I will discuss that how the business or commerce helps to remove the hindrance or problem of persons. सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सन्स वाली प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करने में हेल्प करता है। अब हमें पता है कि गुड्स जो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, एक टाइम पे बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत सारे पर्सन्स की तरफ से प्रोड्यूस किया जाता है जिन्हें कि प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और इन्हें जो यूज़ करते हैं उन्हें कस्टमर कहा जाता है। प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, पर जो इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, जो सेगमेंट इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करती है उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग सेक्शन जो है प्रोड्यूसर का कस्टमर से रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर का कस्टमर से रिलेशन, ट्रेड सेगमेंट है जो प्रोड्यूसर का कस्टमर से रिलेशन क्रिएट कर रही है और गुड्स और सर्विसेज को सेल करने में हेल्प करती है, उस रिलेशन की वजह से जो पर्सन्स आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं कर पा रहे उस लिंक को ये जोड़ने में हेल्प करती है। सेकेंड इज़ अ प्लेस में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। एक प्रोडक्ट जो है एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी, कोई प्रोडक्ट है वो पंजाब में प्रोड्यूस हो रहा है और फर्दर सेल हो रहा है ये हिमाचल में, बिहार में या किसी और प्लेस पे। तो जो ये प्लेस का जो डिफरेंस है, पंजाब से लेके उसे बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में सामान पहुंचाना, ये जो प्लेस का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को रिमूव किया जाता है बिकॉज ऑफ कॉमर्स के किस्सा इसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या कम्युनिकेशन सर्विसेज को यूटिलाइज करके इस जो डिफरेंस को रिमूव किया जाता है। थर्ड वन में आ जाएगा टाइम गैप में हम टाइम को किस तरह रिमूव करते हैं। अगेन ये जो हमने बुक्स वाली एग्जांपल की थी, वेयर हाउसिंग की एग्जांपल की थी, वो इसमें आएगी कि प्रोडक्ट्स जो है एक टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं पर उसे यूटिलाइज किसी और टाइम पे किया जाता है, तो वो जो बीच टाइम डिफरेंस है उस टाइम डिफरेंस को रिमूव किया जाता है कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उन्हें उसे स्टोर किया जाता है गोडाउंस में, और फर्दर जब भी उनकी ज़रूरत होती है तो उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है। फोर्थ इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज में क्या आता है कि प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस तो किए पर सेल करने के लिए या फिर कस्टमर के पास उन गुड्स को परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो उन पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से होता है? वो बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं वो उन पैसों को अरेंज करती हैं। तो हमें भी अगर कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल मुझे कार की रिक्वायरमेंट है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कार परचेज़ कर सकूं, तो मैं क्या करूँगी? मैं बैंक से कार के लिए लोन लूँगी। तो वो लोन क्या है? वो जो मनी की डिमांड है वो मुझे कैसे पूरी होगी? वो बैंकिंग सर्विसेज जो है, बैंक्स जो है उस डिमांड को पूरी करेंगे। सो एक्सचेंज की प्रॉब्लम कौन रिमूव करता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। रिस्क मतलब कि जो हमें लॉस होने का डर है उसकी प्रॉब्लम कौन रिमूव करता है? वो रिमूव करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। जो भी बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए जो भी अलग अलग तरह के इसमें रिस्क होते हैं ताकि बिज़नेस में किसी तरह का लॉस ना हो जाए, ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन बिज़नेस को प्रोवाइड कर सके, कस्टमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि गुड्स वगैरह
या हमारी किसी भी तरह की गुड्स का कोई लॉस ना हो, तो वो रिस्क कौन कवर करता है? इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। अब प्रोड्यूसर का रिस्क तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब कस्टमर का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी किस तरह कवर करती है? फॉर एग्जांपल मैंने कार परचेज़ करनी है या घर परचेज़ किया है, तो हम उसे क्या करते हैं? इंश्योर करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं उसकी, ताकि कल को किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, फायर लग गई या फिर कोई चोरी हो गई या कुछ किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर अप करती है। लास्ट वन इज़ अ नॉलेज। नॉलेज मतलब कि हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड होगी, उसके लिए हमने डिस्कस किया था पॉइंट एडवर्टाइजिंग। जो कंपनी है उस अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, अपने पर्टिकुलर सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करती है, ताकि कस्टमर्स को या लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसमें हमारा जो एड्स टू ट्रेड है वो एडवर्टाइजिंग हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर को जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर जो एडवर्टाइजिंग है उसे उसके बारे में सारा डिस्कस करते हैं, उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर्स को बताते हैं, ताकि कस्टमर्स को उसके बारे में पता लग सके। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ अ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? हमने काफ़ी बार ये रिस्क जो टर्म है वो डिस्कस की है इस चैप्टर में। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क? इट इज़ द चांस ऑफ अकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसमें क्या बात की गई है कि हमें जो लॉसेस होने के चांस है या अपना जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, सपोज मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि मुझे जो भी मैंने आज वर्क किया उससे मुझे 10,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट होगा, पर किसी वजह से वो प्रॉफिट जो है मुझे सिर्फ 2,000 का होगा, तो ये जो लेस प्रॉफिट होने के अनएक्सपेक्टेड इवेंट से जो लेस प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मुझे लॉस हो रहा है, तो इसके रिस्क को कवर करना या इस तरह के जो चांसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से हमें नियर अबाउट 1.5 मंथ हो गया कि हम सब लॉकडाउन हो गए हुए हैं अपने घरों में। हमारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा अनएक्सपेक्टेड ये इवेंट क्या हो गया? कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है, ये कौन सा इवेंट है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये किसी भी बिजनेस से एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसकी वजह से जो बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, जो बिजनेस को जो रिस्क अराइज हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट इज व्हाट इज इट्स नेचर। इसका नेचर क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होते हैं? अनसर्टेनिटी की वजह से, कुछ अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल कि कई बार डिमांड में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने की वजह से, या कुछ नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से, कोई अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से जो रिस्क आ रहे हैं, जो लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसे क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। सेकेंड इज रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर कोई बिजनेस रिस्क नहीं लेगा तो उसे प्रॉफिट के चांसेस भी कम रहेंगे। सो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। क्या है कि कोई भी बिजनेस जो है वो रिस्क के बिना नहीं चलता, पर हाँ हर बिजनेस के लिए जो रिस्क की डिग्री है या कह लो कि रिस्क का लेवल है, वो डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस कैसा है, उसकी बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? कि बिजनेस का नेचर कैसा है, कि हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस का साइज़ कैसा है। जैसे जैसे बिजनेस का साइज़ बढ़ता जाएगा उसका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है? रिस्क को बेयर करने का एक हमें इनाम मिलता है, कि कहते हैं उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बेयरिंग रिस्क। बिजनेसमैन प्रॉफिट तभी अर्न करते हैं क्योंकि वो रिस्क बेयर करने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेने का खतरा उठाते हैं। नो रिस्क नो गेन। एक कहावत है कि अगर हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे तो हमें किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्निंग द प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड। सो बिजनेस के लिए जो रिस्क है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसे प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड जो है वो प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट इज कॉजेज़। कॉजेज़ क्या हैं बिजनेस को? मतलब बिजनेस में रिस्क होने के क्या क्या कारण होते हैं? फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ क्या आ गया?
कई बार अचानक बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, या कोरोना वायरस एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक नेचुरल कॉजेज है जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर फिर भी इनकी वजह से बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो यहाँ पे सरदुलगढ़ में कहा जाता है कि नाली आ गई थी, कि जो पानी है वो बाहर आ गया था, जिसकी वजह से शॉप्स वगैरह पे या लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब ये अनएक्सपेक्टेड है, नेचुरल है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर ये क्या है, ये कॉज हो सकता है बिजनेस को नुकसान होने का। सेकेंड इज़ अ ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में आ गया स्ट्राइक्स, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। अब ह्यूमन कॉज, इसमें ह्यूमन क्यों कहा गया है, ह्यूमन कॉज क्यों कहा गया है, क्योंकि स्ट्राइक्स क्या है, लोगों ने काम करना अपनी मर्जी से बंद कर दिया। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, कि हमने अपनी मशीनरी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया और वो ख़राब हो गई, तो ये कारण क्या हो गए, ह्यूमन कॉज, कि इनकी वजह से बिजनेस जो है वो हमारा रुक रहा है या उसको हमें लॉस जो है बेयर करना पड़ रहा है। थर्ड वन इज़ अ इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक क्या हो गया, जिसमें इकॉनमी पूरी की पूरी सोसाइटी मैटर करती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। प्राइस फ्लक्चुएशन एंड चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, इसके मेन पॉइंट्स हैं। अचानक से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो गया किसी प्रोडक्ट का, या फैशन में कोई किसी तरह का चेंज आ रहा है, या किसी भी तरह के कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ रहा है, तो वो सब क्या आएगा, इकोनॉमिक कॉज। उसकी वजह से जो लॉसेस होने के चांस है उसे क्या कहेंगे, लॉस बाय इकोनॉमिक कॉजेस। नेक्स्ट इज अ फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज क्या आ गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर अचानक से टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, अब हम मोबाइल्स के एग्जांपल लें, कंप्यूटर्स के एग्जांपल लें, हम एक मोबाइल आज परचेज़ करते हैं, नियर अबाउट 1 मंथ या 2 मंथ्स में उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। सो जो पुरानी टेक्नोलॉजी से मोबाइल प्रोड्यूस करते जाएंगे तो उन्हें रिस्क बेयर ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे उनका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर इज़ अ टाइप्स ऑफ अ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या टाइप्स हैं, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं, ऐसे रिस्क जिनको हम इंश्योर करवा सकते हैं, विच कैन बी रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे रिस्क जिनको कि हम इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प से कवर कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से रिस्क आएंगे, कॉजेज बाय फायर, फ्लड, डैमेज ऑफ एसेट्स एटसेट्रा। जैसा फायर इंश्योरेंस हम करवा लेते हैं, आग से खतरा है तो हम फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अगर पानी से खतरा है तो हम फ्लड इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ऐसे रिस्क जिनको हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिकवर कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, इंश्योरेबल रिस्क। इसके ऑपोजिट में नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या है, ऐसे रिस्क जिनको हम इंश्योर नहीं करवा सकते, जिनको हम कवर अप नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, वो क्या हो जाएंगे, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब अचानक से डिमांड चेंज हो रही है तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। सो इस तरह के रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी जब वो कवर अप नहीं करती, वो रिस्क क्या आएंगे, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इसमें आ जाएंगे कॉजेस बाय चेंज इन डिमांड, जो प्रोडक्ट की डिमांड की चेंज होने की वजह से हो रहे हैं या एम्प्लॉयज़ की केयरलेसनेस की वजह से हो रहे हैं, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। नंबर थर्ड इज़ अ स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, ऐसे रिस्क जिसमें पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अब फैशन के चेंज होने की वजह से मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कस्टमर के टेस्ट को चेंज होने की वजह से मेरे बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ऐसे रिस्क क्या आएंगे, स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसमें एक सट्टा लगता है, एक एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी वालों को बेनिफिट होगा, क्योंकि हर बार जो नई टेक्नोलॉजी है ज़रूरी नहीं कि हर बार बेनिफिशियल ही हो। कई बार जो नई इन्वेंशन होती है वो हर बार जो है प्रॉफिटेबल नहीं होती, कई बार वो लॉस भी क्रिएट कर सकती है। सो इसमें क्या आता है, एक स्पेकुलेशन होती है, एक सट्टा लगाया जाता है कि हाँ हमें इसकी वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है या इसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ अ प्योर रिस्क, जिसमें प्योरिटी है, या तो हमारा नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं होगा, पर हमें इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट होने के चांस नहीं होते। अगर हम अपने बिज़नेस में बात करें कि अचानक से फायर लग गई है, फायर बुझ गई, तो या तो हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा, या फिर अगर टाइम पे फायर बुझ गई तो कोई भी लॉस नहीं होगा। पर फायर लगने से हमारे बिज़नेस को किसी भी तरह का प्रॉफिट हो ऐसा चांस नहीं होता। सो ऐसा रिस्क
जिसमें प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है, या तो लॉस होने का चांस है या कोई भी लॉस होने का चांस नहीं है, उस तरह के रिस्क को क्या कहेंगे, प्योर रिस्क। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो अपना, स्टे होम, स्टे हेल्दी। आई विल सेंड all the pictures of this chapter related to the different questions, different exercises of this chapter, and different case studies, HOTS, higher order thinking skills questions, guidelines to NCERT questions, MCQs, short answer type questions, long answer type question. You should have to go through it, and if you have any problem, just contact me. Thank you.